फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो, वहां के बारे में कि किस तरीके का शहर था, कैसे अपर टाउन एंड लोअर टाउन बनाए हुए थे, कौन कौन सा जो लोअर टाउन का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था, अपर टाउन में सिटाडेल में कौन कौन सी मैसिव स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग मिली। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट सब टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, उसकी बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो कैसी थी, क्या उसमें किसी तरह के सोशल डिफरेंसेस थे। तो इसको स्टडी करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक तरीका अपनाया है और वो मेथड क्या है, स्टडिंग ऑफ बरियल्स, कि जिस तरीके से डेड बॉडीज को दफनाया गया है उन्होंने उसको स्टडी किया, जो डिफरेंट तरीका अपनाया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मानी जाती है, वहां पे जो कब्रें मिली हैं, कुछ जो कब्र मिली हैं उनके ऊपर पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया है कि ये जो पर्सन है जिनके कब्र के ऊपर पिरामिड्स मिल रहे हैं, ये या तो किसी रॉयल क्लास से बिलोंग करता होगा या ये ऑब्वियसली क्या रहा होगा, यहाँ का राजा रहा होगा, उसकी ये कब्र रही होगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो डेड है उनको पिट्स में दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था। और जो डिफरेंसेस मिले हैं किस तरीके में, जो तरीका अपनाया गया उनको दफनाने का, कहीं पे तो क्या है कि सिर्फ जो गड्ढा खोद के हमने डायरेक्ट क्या किया, जो डेड है उनको दफना दिया। कहीं पे क्या है कि जो गड्ढा खोदने के बाद वो जो लेयर है उसको हमने ब्रिक से पक्का किया और फिर दफनाया गया। तो ये जो डिफरेंस है ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें सोशल डिफरेंसेस थे। अब कह रहे हैं कि ये जो वेरिएशन है इनके हिसाब से ही हम कह रहे हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे। आर्कियोलॉजिस्ट इसको लेके श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा था ही। कुछ जो ग्रेव्स मिली हैं, कब्र मिली हैं, उनके साथ ऑर्नामेंट्स और जो पॉटरी है वो भी मिली है। अब ये जो चीज है ये इंडिकेशन है इस बात का कि जो हड़प्पन है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि इस जन्म के बाद भी हमारा दोबारा जन्म होने वाला है। क्योंकि हड़प्पन्स जो है डेड बॉडीज के साथ ऑर्नामेंट्स को दफना रहे हैं, पॉटरी जो है उसको दफनाया जा रहा है, तो एक तरीके से उनका ये मानना था कि जो आगे आने वाली लाइफ है उसमें ये लोगों के काम आएंगी। तो इस तरीके से ये एक इंडिकेशन है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। बहुत बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, या कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि आप विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करो कि हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो आप ये एग्जांपल दे देंगे कि उनकी जो डेड बॉडीज मिली हैं, उनमें ग्रेव्स मिली हैं, उनके साथ हमें ऑर्नामेंट्स और पॉटरी मिली है। ज्वेलरी जो है कह रहे हैं कि जो बरियल्स में के साथ में जो ज्वेलरी मिली है वो बोथ मैन एंड विमेन दोनों की जो ग्रेव्स है उनमें मिली है। इसका मतलब क्या है, मैन एंड विमेन दोनों ही क्या करते थे, ज्वेलरी जो है पहनते थे। कुछ जो डेड हैं उनको कॉपर मिरर्स के साथ दफनाया गया है, मतलब जो ग्रेव्स मिली है उनमें हमें कॉपर मिरर्स मिले हैं। बट क्या कह रहे हैं, बट दे डिड नॉट बिलीव बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। उन्होंने ऑर्नामेंट्स जो है उनका यूज तो किया है, लोगों को साथ दफनाया तो गया है, पॉटरी को दफनाया गया है, कुछ कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। बट आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे आइडिया लगाया है कि हड़प्पन्स क्या करते थे, जो प्रीसियस जो थिंग्स थी उनको डैड्स के साथ नहीं दफनाते थे। एक जो दूसरा मेथड यूज किया गया है ये जानने के लिए क्या हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे, वो है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो ह्यूमन मेड आइटम्स हैं उनको स्टडी किया गया। उनको टू कैटेगरीज में रखा गया है, फर्स्ट है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है लग्जरी ऑब्जेक्ट्स। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप डेली यूज में यूज करते हो और उनको जो बनाने की जो प्रोसेस है या फिर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी ऑर्डिनरी मटेरियल है या फिर ऑर्डिनरी प्रोसेस है। लग्जरी आइटम्स वो आइटम्स हैं जो बहुत रेयरली जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं और वो किस तरीके से मटेरियल से बने हुए हैं, नॉन लोकल मटेरियल जो है उसका यूज हुआ है, मतलब उस मटेरियल को हमने कहीं बाहर से मंगवाया है या फिर उसकी जो टेक्निक है, जिस टेक्नोलॉजी का उसको बनाने के लिए यूज किया गया है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जिसको बनाने की जो टेक्निक है वो काफी टफ है
या कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन आइटम्स को हमने लग्जरी आइटम्स में रखा है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये जो लग्जरी आइटम्स मिले हैं ये बड़ी सेटलमेंट्स में मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी जो बड़ी साइट्स थी, बड़ी सेटलमेंट्स थी, वहां पे लग्जरी आइटम्स मिले हैं और स्मॉल सेटलमेंट्स में इनको रेयरली ही पाया गया है। तो जब हम बात कर रहे थे मोहनजोदारो की, तो हमने बात की थी सिटाडल की, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे जो हायर क्लास के जो लोग हैं वो रहते होंगे। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी बड़ी सेटलमेंट्स में मिलना भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो हायर क्लास के जो लोग हैं वो इन आइटम्स का यूज करते थे, और जो लोअर जो सेक्शन है या जो लोअर सेटलमेंट्स जो बसी हुई थी वहां पे ये आइटम्स नहीं मिले हैं। तो एक ये भी एग्जाम्पल है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस थे। तीसरा क्या है, गोल्ड कह रहे हैं कि रेयरली ही कहीं मिला है। गोल्ड जो है बहुत कम पाया गया है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब ऑक्यूपेशन का काम हुआ तो उसमें गोल्ड के भंडार मिले हैं, खजाने मिले हैं, ऐसा नहीं हुआ है, बहुत रेयरली ही मिला है। तो आइडिया लगा रहे हैं जैसे आज के टाइम पे गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है, तो उस टाइम पे भी गोल्ड एक प्रीसियस मेटल रहा होगा और बहुत कम लोगों के द्वारा उसका यूज किया जाता होगा। इसके अलावा जो गोल्ड ज्वेलरी मिली है हड़प्पा से, उसको होर्ड्स में पाया गया है। होर्ड्स में मतलब उसको सीक्रेटली हिडन करके रखा गया था, मतलब छुपा के रखा गया था। छुपा के आप किसी चीज को तभी रखोगे जब वो एक कॉस्टली आइटम होगा, है ना, और कॉस्टली आइटम हर कोई तो खरीद नहीं सकता, कुछ लोग ही जो होंगे जो गोल्ड ज्वेलरी पहनते होंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें सोशल डिफरेंसेस पाए जाते थे। जो सब टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे किया जाता था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक साइट है चन्हुदारो, जो एक टाइनी सेटलमेंट थी बट ये सेंटर थी क्राफ्ट प्रोडक्शन का। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता था, बीड मेकिंग किया जाता था, शाल कटिंग किया जाता था, मेटल वर्किंग किया जाता था एंड वेट मेकिंग। बीड्स मन के बनाए जाते थे, शाल जो सीप होती है उसको कटिंग करने का काम किया जाता था, बहुत सारी मेटल जो है उनका काम किया जाता था, और वेट मेकिंग का काम भी किया जाता था। जो वेट होते हैं हमारे जिससे हम चीजों का माप करते हैं वो भी बनाए जाते थे। इसके अलावा कह रहे हैं कि बहुत सारा काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जो मेटल है जिनका यूज होता था बीड मेकिंग में, या कौन सी जो मेटल है वो नहीं है जिसका यूज होता था बीड मेकिंग में। तो इनमें से कोई जो है वो आपको ऑप्शन में दे दी जाएंगी। तो कार्नेलियन जो है उसका यूज होता था, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट। ये वो मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल हैं जिनसे जो बीड्स है वो बनाई जाती थी। अब जो बीड्स बनाई जाती थी वो एक ही तरीके की नहीं होती थी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो बीड्स है वो बनाई जाती थी। याद रखना है कौन कौन सी शेप होती थी। डिस्क शेप, आपकी जो डिस्क होती है, जो डिस्क ड्राइव होती है उसकी शेप की जो होती थी, स्पैरिकल होती थी, बैरल शेप्ड होती थी, सेगमेंटेड होती थी एंड सिलेंड्रिकल होती थी। मतलब जो मोती बनाने में, बीड बनाने में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो शेप है उनका यूज किया जाता था। मतलब अलग अलग तरह की शेप की जो बीड्स है वो बनाई जाती थी। के अलावा वो कौन से सेंटर थे जिनको क्राफ्ट प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन था? नागेश्वर जो गुजरात में है, बालाकोट जो पाकिस्तान में है। ये वही जगह है बालाकोट जहाँ पे 2019 में इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक भी की थी। ये दोनों ही एरिया कोस्टल एरिया के आसपास थे, और कोस्टल एरिया के आसपास होने के कारण यहाँ पे शैल जो है वो इजीली अवेलेबल मिल जाते थे, और शैल कटिंग करके यहाँ पे शैल ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, जिससे ये दोनों ही एरिया शैल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर बन गए। यहाँ पे शैल से बैंगल्स बनाई जाती थी, लेडल्स बनाए जाते थे, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिविलाइजेशन के दूसरे सेटलमेंट्स में भेजे जाते थे। अब कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि यही जो एरियाज है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर थे? आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से रॉ मटेरियल मिला है, जिनसे आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करोगे तो उसका रॉ मटेरियल होता है वो वहां से मिला है। टूल्स मिले हैं कि आप एक पर्टिकुलर शेप दोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको लिए आपको टूल्स की जरूरत होगी, तो वो टूल्स यहाँ से मिले हैं। अनफिनिश्ड मटेरियल मिला है कि जिसको आप तैयार कर रहे थे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और वो आपने अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया, उसको आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए। रिजेक्ट्स मिले हैं जिसको तैयार तो किया गया बट कस्टमर के द्वारा उसको रिजेक्ट में डाल दिया गया।
वेस्ट मटेरियल मिला है। जब आप टूल से कोई भी शेप दोगे किसी भी बीड को, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है उसकी फ्लेक्स निकल के आसपास गिर जाएंगे, तो वो वेस्ट मटेरियल मिला इन एरिया से। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन में हमने सोशल डिफरेंसेस की बात की, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने मेथड यूज करके पता लगाया, कैसे बरियल्स को स्टडी किया गया, कैसे जो यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस जो आइटम्स है उनको स्टडी किया गया, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सेंटर रहा चनहुद्रो, वहां पे किस किस तरीके का काम किया जाता था, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जो यूज किया जाता था बीड्स बनाने में, किस तरह की शेप्स की जो बीड्स है वो बनाई जाती थी, या फिर जो बालाकोट या नागेश्वर है वहां पे शेल ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, और कैसे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी सेंटर है किस तरीके से किसी भी प्रोडक्शन का, क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा। आई जस्ट होप आपकी आज की क्लास में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया है। किसी भी तरह का जो डाउट है वो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है, आने वाली 2 से 3 क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। अब मिलते हैं कल की क्लास में।